वेलकम आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में मैं राधा कृष्ण आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इकोनॉमी की बेसिक क्लास हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, बेसिक क्लास आप किए रहेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप क्विज कर सकते हैं, तभी आप सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। क्लियर है? तो बेसिक क्लास करना बेहद आवश्यक। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग जो कल की टॉपिक को छोड़े हुए थे, इकोनॉमी का जो टॉपिक था कल का, इन्फ्लेशन चल रहा था, ठीक है। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति होती क्या है, ध्यान देंगे। बोलता है कि मुद्रास्फीति का अर्थ होता है, देखिए, मुद्रा के मूल्य में कमी आए, और साथ में बोलता है कि जो वस्तु है उसका मूल्य बढ़े, और ये हो करके रुक न जाए, ये कॉन्टिन्यूड हो, लगातार ये जारी हो, यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट जारी हो और वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी जारी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? और ध्यान देंगे मेरी बात, महंगाई क्या होती है कि कीमत बढ़ करके रुक गई है, वो महंगाई है। लेकिन बढ़ करके लगातार बढ़ती जा रही है, वो क्या है? इन्फ्लेशन है। एक बात यहां समझिएगा कि जब हम तुलना करते हैं तो इस साल से तुलना नहीं करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये 2019 है और ये 2018 है। ये छोड़िए, ऐसे देखिए 2019 है, 2019 का जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, ठीक है। जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में मान लो कि इस पेन की कीमत जनवरी में 20 थी, फरवरी में 30 हो गई, और जो है मार्च में 33 हो गई, 33 हो गई। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या हम कहेंगे कि महंगाई बढ़ रही है? क्या हम यहां से निकाल पाएंगे महंगाई के बारे में कि महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, कुछ पता कर पाएंगे? नहीं। यहां अगर आप तुलना करोगे, जनवरी की तुलना फरवरी से, फरवरी की तुलना मार्च से करोगे, तो यह गलत है। तुलना कैसे होती है? 2018 की तुलना 2019 की तुलना 2018 से करेंगे, देखेंगे कि 2018 में जनवरी में इसकी कीमत क्या थी। अगर 2018 में इसकी कीमत 25 रुपए थी और 2019 में जनवरी में इसकी कीमत 20 रुपए है, तो कहा जाएगा कि 2019 में महंगाई कम हुई है। क्लियर है? और अगर फरवरी में 2019 में इसकी कीमत 30 रुपए थी और 2018 के फरवरी में इसकी कीमत 20 रुपए थी, तो अब कहेंगे दाम बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है। क्लियर है? मेरे कहने का मतलब है कि जब आप तुलना करेंगे तो तुलना इस साल से नहीं, इस साल के महीनों में आपस में तुलना नहीं करेंगे, पिछले साल के सेम महीने से आप तुलना करते हैं हमेशा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कि वस्तु के मूल्य में गिरावट आए। देखिए, किसी भी चीज के मूल्य में गिरावट कब आएगी? जब उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए या डिमांड कम हो जाए। क्लियर है? दो ही चीजें हो सकती हैं। देखिए, ये मूल्य है, ये मूल्य कब गिरेगा? या तो ये ढेर सारा हो जाए, नहीं समझे बात, मतलब पैदावार ढेर सारी हो जाए तो उसका मूल्य गिर जाता है। कोई भी चीज जो ज्यादा हो जाएगा उसका मूल्य गिर जाएगा, या उसकी मांग कम हो जाए। अगर ये दोनों में से कुछ भी होता है तो उसका मूल्य गिरता है। क्लियर? और मूल्य बढ़ता कब है? मूल्य बढ़ेगा कब? जब इसकी मात्रा कम हो जाए, या तो ये होगा, और नहीं तो उसकी मांग बढ़ जाए, ये हो। दोनों में से कोई एक होगा तो मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा,
और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज होगा तो मूल्य घटेगा। बात आप समझ पा रहे हैं? तो समझिए, यहां पर बोलता है कि मुद्रा का मूल्य गिरे। देखिए, मुद्रा का मूल्य कब गिरेगा? तब गिरेगा जब मुद्रा का मूल्य तब गिरेगा जब बाजार में मुद्रा ज्यादा हो जाए। क्लियर? तो जब बाजार में मुद्रा ज्यादा होगी तो उसकी कीमत गिरेगी, और साथ में अगर वस्तु का उत्पादन कम हो जाए या वस्तु का डिमांड ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, जब बाजार में पैसा ज्यादा होगा, मैंने आपको मांग और पूर्ति पढ़ाया है, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप जो चाय 5 रुपए की पीते थे, अगर आपके पॉकेट में 10 रुपए है तो आप चाय पीने के लिए कोई गुमटी खोजेंगे, है ना, रोड साइड में कहीं गुमटी कोई मिल जाए, 5 रुपए का चाय पी ले। लेकिन अगर आपके पॉकेट में 5 लाख रुपया है, तब आप गुमटी आपको अच्छा नहीं लगेगा, तब आप उसी चाय के लिए, उससे खराब क्वालिटी का चाय के लिए आप रेस्टोरेंट खोजोगे और 5 के बजाय 500 रुपया देकर के चाय पियोगे। वैसा ही चाय, मतलब जब पैसा आपके पास आएगा तो आप चीजों को महंगा खरीदने लगते हो। ठीक? तो बाजार में जब पैसा ज्यादा हो जाएगा, पैसा जब ज्यादा होगा तो ये लेड करेगा, ये लेके जाएगा कहां पर? ये लेके जाएगा वस्तु के मूल्य को बढ़ाएगा। यानी सवाल उठता है कि मुद्रास्फीति सही है या गलत है, देश के लिए बेहतर है या बुरी है? देखिए, 2 कंडीशन है। आप बताइएगा कि आप अपना जीवन किस कंडीशन में जीना चाहते हैं। एक कंडीशन यह है कि आपके पास पैसा ना हो या कम पैसा हो एकदम और चीजें सस्ती हो, और दूसरा कंडीशन यह है कि आपके पास खूब पैसा आ रहा है और चीजें भी महंगी हो रही हैं। हमको लगता है कि आप दूसरे कंडीशन में जीवन यापन करना चाहेंगे कि चीजें महंगी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बस आपके पास पैसा आना चाहिए। क्लियर है? लेकिन एक सीमा तक, ऐसा ना हो कि हमारे पास पैसा आ रहा है और वस्तु की कीमत इतनी बढ़ जाए कि हम खरीद ही ना पाए उसको, जो हमारे पास पैसा है। ठीक? तो इन्फ्लेशन अच्छा है देश के लिए, लेकिन एक सीमा तक, बहुत ज्यादा जब बढ़ेगा तब फिर वो नुकसान करता है। ठीक? तो देखिए, पैसा जब ज्यादा होगा, मुद्रा जब ज्यादा होगी तो उसकी कीमत गिरेगी, और जब मुद्रा ज्यादा होगी तो लोगों के पास मनी ज्यादा हो गया तो लोग महंगा सामान खरीदेंगे, तो वो स्थिति क्या बन जाएगी? मुद्रास्फीति की। ठीक है? तो ये कितने कितने रूपों में दिखता है, मतलब कितने प्रकार का होता है, तो कितने रूप का होता है? तो देखिए, बोलता है पहला चलन स्फीति होती है। बोलता है जब आरबीआई नोट खूब ज्यादा निर्गमन करने लगे, जब नोट ज्यादा निर्गमित करने लगेगी आरबीआई, तो बाजार में ज्यादा नोट हो जाएगा, और जब नोट ज्यादा हो जाएगा तो उसकी कीमत गिर जाएगी। कोई भी चीज ज्यादा हुआ तो उसकी कीमत गिरी। क्लियर? और जब उसकी कीमत गिरी, ध्यान देंगे, और मात्रा ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ गई तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? चलन स्फीति कहेंगे। ठीक? आगे बोलता है साख स्फीति। साख स्फीति क्या होता है? बोलता है उदार ऋण नीति। ध्यान दीजिएगा, उदार ऋण नीति। ये बैंक है, ये बैंक 100 रुपया देती है किसी आदमी को, बदले में बोलती है 130 रुपया हमें लौटाना है। एक केस ये है, और दूसरा केस ये है कि इसको 100 दे और बोले कि बदले में तुम हमको केवल 102 रुपया लौटाओ। केवल 2 रुपया बोल रहा है लौटाने के लिए, साल बर्बाद। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, बाजार में पैसा ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जब सस्ता लोन मिलने लगेगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, बाजार में पैसा ज्यादा, बाजार में पैसा ज्यादा तो उसकी कीमत कम। नहीं समझ पा रहे हैं? समझिएगा, रिपीट करके समझिएगा। जब बाजार में पैसा ज्यादा तो उसकी कीमत कम।
ठीक। और देखिए, इस स्थिति को हम लोग जब ये सस्ता ऋण दिया जाता है तो इसे कहते हैं उदार ऋण नीति। उदार ऋण नीति कहते हैं। ठीक है। तो जब उदार ऋण नीति के तहत कोई बैंक अपना साख बनाना चाहती है, सस्ते में लोन दे करके साख बनाना चाहती है जनता के बीच, तो ऐसे में उसका साख तो बनता है, लेकिन बाजार में पैसा ज्यादा फ्लो हो जाता है और पैसा ज्यादा फ्लो होने के कारण जो है उसकी कीमत गिर जाती है और साथ में वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। तो इसे कहेंगे साख स्फीति। आगे बोलता है हीनार्थ स्फीति क्या होती है। हीनार्थ बजटीय स्फीति है ना, बजटरी डेफिसिट इन्फ्लेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या होगा ये। बोलता है कि जब बजट कोई हो, मान लो कि कोई काम के लिए सरकार ने बजट बनाया 5,000 करोड़ और सरकार ने वो काम करना शुरू किया, पूरा पैसा खर्च कर दिया और वो काम नहीं पूरा हुआ। सरकार को और 5,000 करोड़ की आवश्यकता है, तो और जो 5,000 करोड़ की आवश्यकता होगी, अगर वह आवश्यकता पूर्ति करने के लिए आरबीआई नए नोट छाप दे तो उसे क्या कहेंगे। नए नोट छाप देगा तो बाजार में ज्यादा पैसा आ जाएगा, और जब बाजार में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो पैसा की कीमत गिर जाएगा, मुद्रा की कीमत गिर जाएगी। क्लियर। और क्या होगा, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, हीनार्थ स्फीति कहेंगे, बजटरी डेफिसिट इन्फ्लेशन। अगला होता है अवमूल्यन जनित स्फीति, डिवैल्यूएशन पुल्ड इन्फ्लेशन। अवमूल्यन जनित स्फीति ये क्या चीज होता है समझिए। अवमूल्यन जनित, देखिए अवमूल्यन का क्या मतलब है। समझिएगा बात मेरी। ये देखिए, $1 बराबर रुपया 10 के, ये 10 नहीं 50 मान लो, $1 बराबर रुपया 50 के, और बाद में $1 बराबर रुपया 100 के कर दिया जाए तो कहेंगे कि ये जो है रुपए का अवमूल्यन हुआ है, यानी रुपए की कीमत में गिरावट आई है। यहां पर देखिए, नहीं समझ पा रहे हैं, $1 बराबर 50 रुपया था, बाद में $1 बराबर 100 रुपया हो गया। अब सवाल उठता है, ध्यान देंगे मेरी बात, सवाल उठता है कि यहां पर रुपया मजबूत है या यहां पर। तो देखिए, यहां रुपया मजबूत है और यहां रुपया कमजोर है। क्लियर है। यहां रुपए का अवमूल्यन हुआ है। क्लियर है। अब देखिए, बोलता है जब रुपए का अवमूल्यन होगा तो बाजार में महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति होगी। कैसे? अब यहां पर आपको एक बात समझाना चाहेंगे या आपसे पूछना चाहेंगे हम। आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं देखता हूं कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर तमाम कमेंट आते हैं कि रुपए की कीमत गिरती जा रही है, गिरती जा रही, गिरती जा रही है। मोदी सरकार आई, रुपए की कीमत बढ़ने को कौन बोले, गिरती जा रही है, गिरती जा रही, गिरती जा रही है ना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रुपए की कीमत अगर गिरती है तो हमारे देश के लिए फायदा है या नुकसान है? आप क्या समझते हो उस बात से? आपको क्या लगता है कि रुपए की कीमत गिर रही है तो हमारा नुकसान हो रहा है? अगर नुकसान हो रहा होता तो हम रुपए की कीमत को उठाते ना। क्लियर। तो देखिए ना, रुपए की कीमत गिरती है तो क्या होता है समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए इधर, ये आपका देश है मान लो, ठीक, और आपके देश से कोई सामान मान लो इस देश को आ रहा है। कोई एक देश है यहां पर, है ना, ये एक देश है। ये देखिए, ध्यान दीजिए,
ये एक पेन है, क्लियर। इस पेन को बना करके, ध्यान दीजिएगा, हम भारत के हैं, भारत में इस पेन को बनाए, हमने पेन को बनाया भारत में, ठीक, और इसको यहां से, भारत से ले जाकर के इस देश तक हम इसको पहुंचा आए। मान लो अमेरिका है, अमेरिका तक पहुंचा आए, हमें कुल मिलाकर के 40 रुपया खर्चा हो गया हमारा। कितना खर्चा हुआ? 40 रुपया। इसको बनाने से लेकर के पहुंचाने तक का खर्चा कितना है? 40 रुपए। और अगर हमें 50 रुपया मिल जाए तो हम इसको बड़ी खुशी से इसको बेचेंगे, क्लियर है। 10 रुपया हमें मार्जिन मिल जाएगा, हम इसको बेचेंगे, क्लियर। अब अगर हम एक निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर हैं, मतलब हम निर्यात कर रहे हैं, अगर हमारा, देखिए समझिएगा बात यहां पर, हमको 50 रुपए से मतलब है या दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब है। भाई हमने ये पेन अमेरिका को बेचा तो हमें सिर्फ अपने 50 रुपया से मतलब है, बाकी क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं बात आप? अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा बात। अगर $1 बराबर 50 रुपया के हो, $1 बराबर 50 रुपए के हो, तो ये वाला आदमी एक पेन भेजेगा और यहां वाला आदमी इसको $1 दे देगा। समझ पा रहे हो बात? ये वाला आदमी, अमेरिका वाला आदमी आपको $1 दिया और आपने उसे एक पेन दिया, आपको 10 रुपया का मुनाफा हो गया, आप खुश हैं एकदम, क्लियर है। समझ में आ रही है बात? ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करिए एकदम। अगर $1 बराबर 100 रुपए हो जाए, $1 बराबर 100 रुपए हो जाए, तब क्या होगा? तब देखिए, समझिएगा बात, कि जब ये आपको $1 देगा तो आपको 100 रुपया मिल जाएगा, तो आप इसको कै पेन देंगे? 2 पेन देंगे। ये दोनों पेन इसको दे देंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, पहले क्या था कि ये आदमी को $1 चुकाने पर एक पेन मिल रहा था, और अब रुपया की कीमत गिर गई तो इस आदमी को $1 चुकाने पर 2 पेन मिल रहा है। नहीं समझे? फिर से देखो, $1 बराबर 50 रुपए, पेन की कीमत 50 रुपए है, हमें 50 रुपया चाहिए। हमने अगर $1 बराबर 50 रुपए है, हमने पेन इसको दिया तो ये हमको $1 दिया, हमको $1 मिला है, तब जब $1 बराबर 50 रुपए है। लेकिन अगर $1 बराबर 100 रुपए होता, वो हमें जब $1 देता तो हम उसको एक पेन नहीं बल्कि 2 पेन देते, और हमारा कोई नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? क्योंकि हमें हर पेन पे 10 रुपए चाहिए और हमें हर पेन पे 10 रुपए मिल रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है और इसका फायदा हो रहा है। उसी दाम में ये 2 पेन पा जा रहा है। तो जैसे जैसे अपने देश की मुद्रा कमजोर होगी, वैसे वैसे अपने देश का सामान विदेश में सस्ता होता जाएगा। समझ पा रहे हैं? जब अपने देश का सामान विदेश में सस्ता हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्लियर है। और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो पता लगा कि ये आदमी सब इसको यहां भेज रहा है, अच्छा पैसा उसको मिल रहा है, सारा मार्कर जो है, ये जो पेन है सब भेज दिया बाहर। अब पता लगा इंडिया में केवल यही 2 मार्कर बचा है जो मेरे पास है ना। तो अब क्या होगा? इसकी कीमत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बोलिए। तो जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो इसी को कहते हैं, आप देखिए, मुद्रास्फीति की स्थिति यही बनेगी, क्लियर है। एक तरफ तो रुपए की कीमत गिरा रहे हैं, दूसरी तरफ वस्तु की कीमत बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ जा रही है? क्योंकि
जो देश का वस्तु है वो सब बाहर चला जा रहा है, और देश में जो वस्तु है वह अब देश में डिमांड उसकी ज्यादा हो गई, क्योंकि वहां पर उसका वैल्यू मतलब वहां पर वो है ही नहीं। क्लियर, मात्रा उसकी कम हो गई है तो इसकी जो है वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वस्तु की कीमत बढ़ गई, और रुपए की कीमत आप पहले ही गिरा चुके हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे, अवमूल्यन जनित स्फीति कहेंगे। समझ पा रहे हैं बात आप? चलें आगे। आगे देखिए, संरचनात्मक स्फीति बोलता है कि जब अर्थव्यवस्था के संरचना में कोई बदलाव आए, मतलब कोई एक ही चीज कुछ पैदा करने लगे आदमी, जो उस अर्थव्यवस्था की संरचना है जिस आधार पे वो चलती है उसके उलट कुछ और करने लगे, तो महंगाई बढ़ती है। पता लगा कि सब के सब सारा खेती छोड़ करके केवल और केवल गन्ना बोने लगे, तो जब गन्ना बोने लगेंगे तो बाकी सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका स्फीति के जो रूप थे वो हो गए मुद्रास्फीति के। ठीक, अब सवाल उठता है कि मुद्रास्फीति को रोका कैसे जाएगा? मुद्रास्फीति को रोक कैसे सकते हैं? तो देखिए, रोकने का उपाय क्या है? मुद्रा की मात्रा जो है वो, देखिए जब मात्रा बढ़ती है तो वैल्यू कम होता है, और अगर वैल्यू बढ़ाना है तो इसकी मात्रा घटानी पड़ेगी। यानी ऐसा कुछ करें कि आरबीआई पैसा छाप रहा है उसको कम कर दें, तो मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। जो लोन सस्ते सस्ते में दिए जा रहे हैं उस लोन को महंगा कर दिया जाए, तो फिर लोग लोन कम लेने लगेंगे। जब लोग लोन कम लेंगे तो बाजार में पैसा कम जाएगा, बाजार में पैसा कम जाएगा तो महंगाई या मुद्रास्फीति पर कंट्रोल आएगा। समझ में आ रहा है बात? उत्पादन, वस्तु का दाम बढ़ रहा था, अगर वस्तु का उत्पादन बढ़ा दिया जाए तो भी वस्तु का मूल्य गिर जाएगा। तो वस्तु का उत्पादन करके भी हम लोग मुद्रास्फीति में कंट्रोल कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के तरीके समझ में आए कौन कौन से हैं? मतलब मुद्रा बाजार में कम करना है, जिस तरीके से बाजार में कम हो सकता है। आपने CRR बढ़ा दो, SLR बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो, सब बढ़ाओगे तो बाजार में पैसा कम हो जाएगा। ठीक, और क्या कर सकते हैं? नोट की छपाई कम कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से बाजार में पैसा कम हो सके उसको कम करिए, तो ऑटोमेटिक मुद्रास्फीति पर कंट्रोल आएगा। और साथ में क्या हो सकता है कि वस्तु का प्रोडक्शन ज्यादा कर दें। ज्यादा प्रोडक्शन कर देंगे तो उसका जो मूल्य है वो मूल्य क्या होगा? प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो मूल्य कम हो जाएगा। तो ये मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय हो गए। अब सवाल उठता है कि जब मुद्रास्फीति आती है तो लोगों पर प्रभाव क्या पड़ता है? मुद्रास्फीति होती है तो उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब जो खरीदार है, खरीदार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए, उपभोक्ता के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? जो खरीदार है, वस्तु महंगा हो गया और उसके पॉकेट में जो पैसा रखा हुआ था उसकी कीमत गिर गई है, तो क्या होगा? उसके ऊपर जो असर पड़ेगा वो नकारात्मक असर पड़ेगा। किसके ऊपर? उपभोक्ता के ऊपर। लेकिन जब बात करेंगे उत्पादनकर्ता की, तो उत्पादनकर्ता जो चीजें पैदा कर रहा है उसके लिए तो फायदा हो गया ना, क्योंकि जो चीज वो पैदा किया हुआ है उसकी कीमत बढ़ गई, तो उसका फायदा हो गया। ठीक, ऋणी, ऋण लेने वाले को ऋणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋण लेने वाले का फायदा होता है। कैसे होता है ऋण लेने वाले का फायदा? ऋण लेने वाले का फायदा कैसे होता है? देखिए, आज मान लिया हमने 100 रुपया लिया। क्लियर? 100 रुपया लेकर के मान लो इसकी हमने जो है 100 रुपया लिया और इस 100 रुपए का मान लो भैंस खरीद लिया है। नहीं, 100 रुपये में तो भैंस मिलेगी नहीं है। ये और मान लो हमने 50,000 लिया है, 50,000 लिया और उसका भैंस खरीद लिया। ठीक, हमें 50,000 का 60,000 चुकाना है। ठीक,
अब हमने भैंस खरीद लिया, अब भैंस खरीदा और उस समय महंगाई बढ़ गई, भैंस की कीमत 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए हो गई। अब हम क्या करेंगे, 1 लाख का बेच दिए, 60,000 इसको लौटा दिए, 40,000 हमारे पास आ गया। क्लियर है? दूध खाए सो अलग, कहने का मतलब है तो जो ऋणी होता है वह फायदे में होता है। क्लियर? और ऋणदाता का नुकसान होता है। आगे बोलता है जो सार्वजनिक व्यय है, मतलब जो सरकार व्यय करती है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है ना? तभी तो मुद्रास्फीति होगी। रोजगार में क्या होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। जब बाजार में पैसा आएगा तो रोजगार बढ़ेगा। ठीक है? जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका फायदा होगा, क्योंकि कीमत बढ़ रही है तो उनका फायदा होगा। लेकिन जो वेतन भोगी हैं उनका नुकसान होगा, वेतन भोगियों का नुकसान होगा। यानी जिसका फिक्स सैलरी है वो उसका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि सैलरी तो उसकी फिक्स है, चीजें महंगी होती जा रही हैं और जो मुद्रा है उसकी भी कीमत गिरती जा रही है, तो उसका नुकसान होगा। क्लियर है? तो ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये प्रभाव मुद्रास्फीति के पड़ते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बेहद समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं चीजों को तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए जो है थैंक यू।